आज है 1 फरवरी 2026 और आज के दिन खास हुआ है कि बजट प्रेजेंट हुआ है अपने इंडिया का। तो जैसा कि स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इस बार बजट के अंदर उनके लिए बहुत कुछ होने वाला है, वैसा कुछ खास आज देखने को नहीं मिल रहा है। और जो शुरू से एक कुछ अफवाहें चल रही थी कि भाई फैमिली टैक्सेशन आएगा या एसटीटी कम हो जाएगा, उसके अपोजिट ना तो फैमिली टैक्सेशन आया, लेकिन सरकार ने क्या किया, टैक्स ही बढ़ा दिया। इस सारे चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर क्या-क्या पॉजिटिव दिया है और क्या-क्या नेगेटिव। हाय, मैं हूँ सीए मोहित गोयल और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस शेयर्स के फंडामेंटल के रिलेटेड और ऑप्शन की स्ट्रेटजी से रिलेटेड डालता रहता हूँ। आप मेरे वीडियोस को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो अच्छे लगे तो आप उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसा कंटेंट बार बार देखने को मिलता रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं बजट की। बजट के अंदर जो पॉजिटिव्स हैं हम उसके बारे में पहले डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने रोड मैप बनाया है अगले 5 सालों के लिए, जिसके अंदर उन्होंने 7 सेक्टर्स को चूज़ किया है, जिसके अंदर वो चाहते हैं कि भाई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके और इंडिपेंडेंट बन सके, इवन एक्सपोर्ट के पोटेंशियल यहाँ से खुल जाए। तो वो कौन-कौन से 7 सेक्टर हैं? वो हैं बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, केमिकल, रेयर अर्थ, इसके अलावा कैपिटल गुड्स है और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का है और टेक्सटाइल सेक्टर है। इन सभी सेक्टर्स के लिए अच्छे खासे फंड एलोकेट किए गए हैं और गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं अलग-अलग तरीके से, मतलब आप जो बोलें कि सेंटर्स बनाए हैं ताकि यहाँ पर आकर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकें और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और इसके अलावा जो इनके एक्सपोर्ट करना है या इनकी जो ट्रेडिंग है उसके लिए एक हब बन सके। इसके अलावा मतलब बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सरकार ने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात की है। इसके अलावा जो सी प्लेन हैं उनके ऊपर इंसेंटिव दिया है और वाटरवेज़ के ऊपर सरकार काम कर रही है ताकि जो हमारे देश के वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट के लिए प्रयोग किया जा सके। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग देने का भी मकसद सोचा है कि कुछ ट्रेनिंग वगैरह का इंतज़ाम किया जाए, लोगों को पता चले कि वाटरवेज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। और इसके अलावा सरकार ने मतलब एमएसएमई को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। उनको इक्विटी सपोर्ट दिया है, लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है, उसके अलावा उनकी जो बिल्स हैं उनको ट्रेड्स पर ट्रेड करने के लिए बोला है, जिसमें वो डिस्काउंट वगैरह करवा सकते हैं अपने बिलिंग को और पैसा जल्दी ले सकते हैं। खेलों में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए खेलो इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया है। फिस्कल डेफिसिट है जो वो इस बार 4.3% को रखा गया है। लास्ट ईयर ये फिस्कल डेफिसिट 4.4% थी। फिस्कल डेफिसिट होती है कि जो सरकार की रेवेन्यू है और खर्चा है उसका डिफरेंस फिस्कल डेफिसिट होती है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो वो डेफिसिट कहलाता है, अदरवाइज इसको सरप्लस बोला जाता है। तो ये जीडीपी का 4.4% था लास्ट ईयर, इस बार इसको 4.3% पे टारगेट किया गया है और इस डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट लोन्स लेगी या डिसइन्वेस्टमेंट्स वगैरह करेगी। इसके अलावा अगर हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जिसके अंदर कॉमन मैन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, उसके अंदर इंडिविजुअल लेवल पर स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, पर टीसीएस में थोड़ी राहत देखने को मिली है। टीसीएस अगर हम बाहर पैसा भेजते हैं एजुकेशन के लिए और मेडिकल खर्चों के लिए, उस पे भी 5% टीसीएस लगता था जो कि एलआरएस स्कीम के अंडर आते थे उनके ऊपर, उसको घटा के 2% कर दिया गया है। इसके अलावा फॉरेन ट्रैवल का जो टीसीएस था वो भी 5 से घटा के 2% कर दिया गया है। और एक और चीज़ देखने को मिली है कि सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल कर दिया है 1 अप्रैल 2026 से, यानी नए फाइनेंशियल ईयर से इनकम टैक्स एक्ट 2026 एप्लीकेबल हो जाएगा। एक नया चेंज जो इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकता है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स की ड्यू डेट है वो 31 जुलाई रखी है उन पर्सन्स के लिए जिनको आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता है। जो छोटे बिजनेसेस हैं जिनको ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती और उनको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ता है बिना ऑडिट रिपोर्ट के, उनकी आईटीआर की डेट बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। उसके अलावा टैक्स ऑडिट की डेट वही 30 सितंबर है और उनकी रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 अक्टूबर है। और अगर फॉरेन टैक्सेशन अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के कारण आपका ऑडिट हो रहा है तो उसकी 30 नवंबर है, जैसा कि पहले की डेट थी। इसके अलावा टैक्सेशन के अंदर एक और चेंज किया गया है, अगर आपका कोई केस खुल जाता था तो आपको पेनल्टी का ऑर्डर और जो असेसमेंट का ऑर्डर है वो अलग अलग होते थे कि पहले आपका असेसमेंट ऑर्डर पास होता था फिर आपके पेनल्टी का केस चल जाता था। अब गवर्नमेंट इसको क्लब कर दिया है, वो कह रहे हैं कि भाई एक साथ ही तुम असेसमेंट ऑर्डर भी पास कर दो और पेनल्टी का ऑर्डर भी पास कर दो।
तो ये काफ़ी थोड़ी लिटिगेशन गवर्नमेंट की कम करता है, क्योंकि जिस लिटिगेशन में पहले 2 केस एक साथ चलते थे, अब 1 केस में काम हो जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर आपने अपील करनी है तो आप आगे जा सकते हैं। इसके अलावा टैक्सेशन के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस बार का है आईटी सेक्टर। आईटी के अंदर जो क्लाउड सर्विसेज इंडिया में एस्टेब्लिश करेंगे, सर्वर्स अपने इंडिया में लगाएंगे और अपना सेटअप बनाएंगे, और इंडिया से फॉरेन कस्टमर को जो भी सर्विसेज यहाँ से दी जाएगी तो उनको टैक्स हॉलिडे दिया गया है 2047 तक का। यानी 2047 तक वो फॉरेन से जो भी पैसा कमाएंगे और इंडिया में लेकर आएंगे, इंडिया के में डाटा सेंटर्स के थ्रू कमाएंगे, तो उसके ऊपर इन्होंने टैक्सेशन को खत्म कर दिया है। उसकी एक ही कंडीशन है कि जो इंडिया के अंदर उस डाटा सेंटर का प्रयोग होगा या इंडिया के अंदर उस डाटा सेंटर के थ्रू सर्विसेज दी जाएंगी, वो एक इंडियन कंपनी के थ्रू ही दी जाएंगी, ताकि गवर्नमेंट को यहाँ से थोड़ी बहुत टैक्स कलेक्शन हो जाए। तो जिस खबर का सबको इंतजार था, यानी जिस रिफॉर्म का सबको इंतजार था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है एसटीटी। काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि भाई गवर्नमेंट इस बार एसटीटी को हटा सकती है या इवन कम कर सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, उतना ही डॉलर गिर जाता है, उस चक्कर में उनको रिटर्न नहीं मिल रहे। तो ये काफ़ी बातें चल रही थी, लेकिन इस बार बजट से उम्मीद थी कि उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। जहां हमें उम्मीद थी कि एसटीटी को कम किया जाएगा, वहां गवर्नमेंट आती है और एसटीटी को मतलब 250% तक बढ़ा के चली जाती है। फ्यूचर के अंदर जो एसटीटी पहले 1 लाख रुपए की ट्रेड पर 20 रुपए लगता था, अब आपको 1 लाख रुपए के ट्रेड पर 50 रुपए देने होंगे उसके। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि हमें अमाउंट छोटी लगती है, परसेंटेज छोटी लगती है, पर जब इसका कलेक्टिव इफेक्ट जो लोग ट्रेडर्स हैं वो जानते हैं, उन्होंने अपना पी&एल देखा है कि भाई एसटीटी कितनी बड़ी रोल प्ले करता है आपके पी&एल के अंदर। आप अगर आप पहले से ही एसटीटी से परेशान है तो आपको अब पता चलेगा कि भाई इसका बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि 250% तक आपका खर्चा बढ़ जाएगा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप मेरे कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने अभी तक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, और रेगुलर अपडेट्स मेरी स्ट्रेटजीज के बारे में मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। आज मैंने एक छोटी सी प्रेडिक्शन की थी, वैसे मैं करता नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के एंगेस्ट हूँ। आज मैंने एक छोटी सी प्रेडिक्शन की थी, आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर सकते हैं उस प्रेडिक्शन को, और उसकी टाइमिंग को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे को वहाँ पर एक कमेंट जरूर लिख देना अगर आपने वो चीज़ मेरे बोलने पर चेक की है। वैसे मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, मैं करता नहीं हूँ, पर मैंने एक छोटी सी प्रेडिक्शन की थी, तो आज एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए उसको देख के। इसके अलावा मैं एल्गो टेस्ट के ऊपर एक रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ, मैं वहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता रहता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में ना लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप एल्गो टेस्ट पे अकाउंट खुलवा लेना और मेरी स्ट्रेटजीज को आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक और मिलेगा जो कि फर्स्ट स्टॉक ब्रोकर का है। उस ब्रोकर के अंदर जब आप अकाउंट खुलवाओगे ना फर्स्ट स्टॉक के अंदर, तो आपको उस ब्रोकरेज सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये पर ऑर्डर की पड़ेगी अगर आप उस लिंक के थ्रू जाओगे। तो आप ये दोनों काम कर लेना और देखना F&O के अंदर सिस्टेमेटिक ट्रेडिंग से क्या प्रॉफिट आ सकता है, क्या वो बैक टेस्ट के अंदर रिजल्ट दे सकता है। आप देखना और बैक टेस्ट करके जरूर देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने वो बैक टेस्ट किया। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ये कंटेंट बार बार मिलता रहे। जय हिंद।